मान लिया जाए उस चर्चा को, अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट या थ्योरेटिकल फिज़िक्स का प्रोफेसर या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थ्योरेटिकल फिज़िक्स का प्रोफेसर अगर उस चर्चा को सुन रहा है, तो क्या उस चर्चा में वो सम्मिलित होना चाहेगा? कहीं उसको ऐसा तो नहीं लगे कि तुम लोग बकवास कर रहे हो। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आज 2019 के ख़त्म होने के कागार पे हैं और पूरी दुनिया में विज्ञान का बोलबाला। क्या पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम की जो मेथडोलॉजी है, क्या उस मेथडोलॉजी को हम अपने सिस्टम पे, अपने ग्रंथों पे अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि अगर कोई एक विद्वता है तो विद्वता यूनिवर्सल होगी और विद्वता को किसी भी मीडियम पे कसा जा सकता है, और अगर वो कसा जा पा रहा है तब तो वो विद्वता वाकई यूनिवर्सल है, और अगर नहीं तो फिर ज़रूर इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं। आज जो मैं चर्चा करना चाहूँगा वो ओम को वैक्यूम में नहीं देखा जा सकता है, ओम को रिलेटिव टर्म्स में भी देखना पड़ेगा। तो मैं अपनी चर्चा की शुरुआत इस बात से करूँगा कि आज का जो साइंटिफिक ट्रेडिशन, है वो शुरू से अगर हम देखें तो टोटल साइंटिफिक ट्रेडिशन चाह क्या रहा, उसका आज ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके कंपैरिजन में हम ओम के माध्यम से कहाँ पहुँच सकते हैं, ये टोटल आज का विषय है मेरे हिसाब से। तो पूरे के पूरे साइंटिफिक ट्रेडिशन को अगर हम शुरू से देखें, चाहे वो यूक्लिड हो, पाइथागोरस हो, आर्किमिडीज हो, पार्मेनिड्स हों, हीरो हों, गैलीलियो हों, न्यूटन हों, रदरफोर्ड हों, मैक्सवेल हों, आइंस्टाइन हों या श्वार्ट्ज हों। और श्वार्ट्ज की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं 2012 तक आ गया हूँ। तो एक तरीके से 5th 6th सेंचुरी BC से लेकर के हम 2012 तक आ गए हैं। और मैं 12 क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसके ऊपर अभी आऊँगा। इस पूरे के पूरे जो ये साइंटिस्ट्स रहे हैं, इनके अगर सारे काम को हम एक्यूमुलेटेड तौर पे अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि साइंस कहीं न कहीं यूनिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। मतलब अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स रहे, कि जब 16th-17th सेंचुरी में जब गैलीलियो आए तो क्लासिकल मैकेनिक्स का टाइम था। न्यूटन के टाइम पीरियड तक आते आते क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत बढ़ा। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब कि हम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अपनी आँख से, जो छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम उसको मोशन में डालते हैं तो क्या उसका पोजीशन और उसका मास यानी कि मोमेंटम। इसके बाद इम्प्रूवमेंट आया क्लासिकल मैकेनिक्स से, हम एंटर हो गए क्वांटम मैकेनिक्स में, जब साइंटिफिक स्टडी एटम ओरिएंटेड। क्वांटम मैकेनिक्स से अगला फेज जो आया वो आया क्वांटम फील्ड का, यानी कि एटम से आगे जाकर के न्यूक्लियस की स्टडीज़ होने लग गई। और आज 2012 में, मैं 12 पे आऊँगा, लेकिन 1964-65 में फील्ड एक और लेवल पे गया जहाँ पे हम यूनिफाइड फील्ड की बात करने लग गए। आज अगर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट से आप बात करेंगे तो लेटेस्ट जो थ्योरीज़ हैं वो एम थ्योरी है या स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर बातचीत हो रही है। और जो लेटेस्ट फंडामेंटल रिसर्च, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हो, स्टैनफोर्ड हो या मिशिगन यूनिवर्सिटी हो, जो भी वर्ल्ड क्लास, या MIT हो फॉर दैट मैटर, जो लेटेस्ट रिसर्च जो फंडामेंटल लेवल पे चल रहा है वो स्ट्रिंग्स थ्योरी के ऊपर है। क्या चाह रहे हैं? बेसिकली साइंटिफिक ट्रेडिशन आज जो चाह रहा है
वो सर वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं जिसमें जिसमें जो मल्टीपल थ्योरीज हैं उसको एसिमुलेट कर लिया जा सके। इसका मतलब क्या है आम बोलचाल की भाषा में? क्या संपूर्ण सृष्टि को समझने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया जा सकता है? ये है फंडामेंटल क्वेश्चन, कंप्लीट साइंस। और यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा 2012 का। स्विट्जरलैंड में एक जगह है सर्न। 2012 3 जुलाई 4 जुलाई को एक बहुत मेजर एक थ्योरेटिकल या पार्टिकल फिजिक्स का एक बहुत मेजर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि 17 मील की एक ट्यूब बनाई गई, 17 माइल्स, करीब 40 किलोमीटर। उस ट्यूब को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इंड्यूस किया गया और उस ट्यूब में से फोटॉन पार्टिकल्स को थ्रो किया गया ताकि दो फोटॉन पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर सकें। और वो जब कोलिजन होगा तो उस कोलिजन को मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकेंड में भी उसको जो है फोटोग्राफ किया ताकि ये देखा जा सके कि ये जो पार्टिकल्स का कोलिजन है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। क्या उस इम्पैक्ट के माध्यम से क्या बिग बैंग थ्योरी को और बेटर समझा जा सकता है? क्या ब्लैक होल को और बेटर समझा जा सकता है? क्या उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को या उन रेडियो एक्टिव वेव्स को पहचाना जा सकता है जो कि आज सृष्टि में हैं, शायद हम उसे कैच नहीं कर पा रहे। वो रेडियो एक्टिव वेव्स 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 1370 करोड़ साल पहले जब शायद बिग बैंग हुआ था, तो उसके बाद के जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं क्या आज हम उसको कैप्चर कर सकते हैं? अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या हम इन सब को एक मैथमेटिकल प्योर साइंटिफिक फॉर्मूला में क्या हम इसको कैप्चर कर सकते हैं? जो फोटोग्राफ्स वगैरह निकले, मैं बस ये साइंटिफिक बैकग्राउंड जो है 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। नहीं आप और मैंने ये करिए मतलब फिर उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली ओम पे पहुंचूंगा। तो जब वो फोटोग्राफ्स को एनालाइज किया गया तो उसमें ये पता चला कि संपूर्ण सृष्टि में 3 चीज़ें हैं। ये सब कुछ जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम सब में एटम्स हैं, पूरी जो भी मास हम देख रहे हैं, एनीथिंग विच हैज़ वेट, वॉट एवर लिटिल और वॉट एवर हाई, इज कंप्राइजिंग ऑफ एटम्स। पर पूरी सृष्टि में ये सारी चीज़ें मिला लें तो 5% का उसका कंट्रीब्यूशन है एग्जिस्टेंस का। 27% डार्क मैटर है। उसको डार्क मैटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फिजिक्स समझ नहीं पा रहा है कि ये वो डार्क ही इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दे आर जस्ट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दैट मैटर इज। एंड 62% जो है वो डार्क एनर्जी है। आपके ये कहना है 27% डार्क मैटर है, 62% डार्क एनर्जी है। हाँ, और 5% 68% होगा मेरे ख्याल से। 68%। हाँ, 27 + 5 32, वॉट एवर लेफ्ट इज डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी 5% क्या है? ऑल द एटम्स। एटम्स। हाँ, हम टेबल, कुर्सी, चट्टान, पानी, हवा, एलिमेंट्स, सब कुछ तो मिला के। ये 20% डार्क मैटर हुआ तो ये क्या 27 एम्प्टी है क्या? यानी इसमें आ रहा हूँ नहीं है, आ रहा हूँ मैं। अब ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को कैसे क्वांटिफाई करते हैं? तो प्रॉब्लम आ क्या रही है, जब तक हम क्लासिकल मैकेनिक्स में थे, जब ऑब्जेक्ट का मास है, वेट है, आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते थे। P = मास × वेलोसिटी, सिंपल। तो कोई भी चीज़ अगर मास है, उसको एक किसी डायरेक्शन में स्पीड दे दिया जाए रेट ऑफ एक्सेलरेशन के माध्यम से, तो आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं तो हमें एक कन्फ्यूजन आ रहा है। कन्फ्यूजन क्या आ रहा है कि ये हमने हिग्स बोसॉन का भी नाम सुना होगा, जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। पर
उसी एक्सपेरिमेंट में निकाला। हाँ, नहीं, उस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ था। हाँ, उस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ। हिग्स बोसॉन एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड इन 1964. To prove that something like a Higgs boson exists, वो हजारों करोड़ रुपए का CERN लैबोरेटरी डेवलप किया गया और उस लैबोरेटरी में इसी चीज को प्रूव किया गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि साइंटिस्ट के पास जो प्रॉब्लम निकल करके आई वो ये आई कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं या जो फोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स कह लें इसको, या जो भी ये सूक्ष्म पार्ट्स हैं, इनका एक ही टाइम पीरियड पे लोकेशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप या तो इनका मोमेंटम निकाल सकते हैं या आप एक पर्टिकुलर टाइम पे इनका पोजीशन निकाल सकते हैं। तो ये हुआ क्या कि ये एक ऐसा पार्टिकल है विच इज बिहेविंग लाइक अ वेव एट द सेम टाइम बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, बोथ एट द सेम टाइम। अब दिक्कत ये आ रही थी कि किसी भी एक एपरेटस से आप इन पार्टिकल्स के दोनों प्रॉपर्टीज को मेजर नहीं कर सकते। तो दो एपरेटस चाहिए आपको, एक एपरेटस से आप उसका जो है मास कैलकुलेट कर पाएंगे, मोमेंटम कैलकुलेट कर पाएंगे, और दूसरे एपरेटस से उसका लोकेशन इन टाइम आप रियल टाइम, हाँ रियल टाइम, और दोनों एपरेटस को आप मिक्स भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे साइंस आकर के ठिठक के रुक गया है, थ्योरेटिकल फिजिक्स। उसकी दिक्कत क्या हो रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक थ्योरी है, न्यूक्लियर फिजिक्स एक थ्योरी है, स्पेस एंड टाइम एक थ्योरी है। इन सब में एक प्लेयर है जो कॉमन है, वो है ग्रेविटेशन। अब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे थ्योरम ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एंड कॉन्क्रीट लोकेशन इन टाइम एंड स्पेस, क्या ये चारों प्रॉपर्टीज को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, कैप्चर कर सकते हैं क्या? दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन विच, आप किस यूनिवर्सिटी में हैं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम 32 साल तक आइंस्टीन टैकल करते रहे। इसको उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट दिया, यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे चल के स्ट्रिंग्स थ्योरी में आ रहा है। अब एक आखिरी बात साइंस पे और इसके बाद मैं ओम पे पहुंचूंगा, कोरिलेट करते हुए क्यों ओम पे आ रहे हैं। स्ट्रिंग्स थ्योरी में ये पता चला कि जब आपने न्यूक्लियस को तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, तो उसमें पता चला कि आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, हैवी मटेरियल प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इनको भी जब आप तोड़ते हैं तो आपको दिखते हैं क्वार्क्स। वो ऐसे जैसे बिंदु जैसे नज़र आते हैं स्क्रीन के ऊपर, आज अभी यहाँ तब यहाँ। इनको भी जब और ब्रेक डाउन करके खोलते हैं तो पता क्या चलता है, ये कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रिंग जैसी रूप ली हुई चीज़ है और ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है लगातार। अब हम 3 डायमेंशंस में हैं, हमारी आंखें 3 डायमेंशन में देखती हैं, चौथा डायमेंशन हमारे लिए टाइम है। तो किसी भी चीज़ को जब हम वाइब्रेट करते हुए देखते हैं तो या तो वो अप एंड डाउन वाइब्रेशन। इन स्ट्रिंग्स को जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि इनके वाइब्रेशंस इनिशियल 8 लेवल पे हैं और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में इनके वाइब्रेशन 192 डायरेक्शंस पे ले सकते हैं। 192 जो अभी तक कैलकुलेट थ्योरेटिकल फिजिक्स कर पाए। तो अर्थ क्या निकला इसका? हर चीज़ जो दिख रही है, आप, मैं, हम सब बेसिकली अगर हम ब्रेक डाउन करना शुरू करें थ्योरेटिकल फिजिक्स से, तो बेसिकली मैं लाखों करोड़ स्ट्रिंग्स का जुड़ाव हूं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। और आप लोग, हम लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं, हम लोग 10-15 लाख करोड़ स्ट्रिंग्स हैं जो बैठे हुए हैं।
तो थ्योरेटिकल फिजिक्स क्या कह रहा है कि पूरी दुनिया बेसिकली स्प्रिंग्स है। अब ये जो डार्क मैटर है और जो ये डार्क एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि फिजिक्स और ये जो डीएनए वाली बात है, हाँ, ये दोनों का आपस में कोरिलेट, यही बायोटेक्नोलॉजी। क्या सुंदर बात कही है आपने, मैं भूल ही रहा था बिल्कुल। जो बायोलॉजिकल लेवल पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, फिजिकल लेवल पे वही स्ट्रिंग्स थ्योरी में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही, और हर एक व्यक्ति के जो स्ट्रिंग्स हैं उसकी अपनी अलग वाइब्रेशंस है, अलग प्रॉब्लम। अब ये सारी मैंने बात कही, क्यों कही मैंने सारी बात? फंडामेंटल क्वेश्चन जो है कि संपूर्ण सृष्टि को क्या किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में बांधा जा सकता है? ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन। मैं थ्योरेटिकल फिजिक्स से बाहर निकलता हूँ और मैं अगर अपने आप से पूछता हूँ क्या कोई ऐसी विधा है जिसने संपूर्ण सृष्टि को किसी एक चीज़ में बांधने की कोशिश की है? मैं गर्व के साथ चकित हो जाता हूँ जब मैं अपने शास्त्रों में जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि ओम एक ऐसा सिंबल है जिसमें यही चारों चीज़ें जो थ्योरेटिकल फिजिक्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है वो एक रूडिमेंट्री फॉर्म में ओम ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल मंदिर का पुजारी नहीं हूँ। रैशनलिस्टिक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। अगर मेरी परंपरा में से भी कोई ऐसी चीज़ अगर साइंटिफिक मेथडोलॉजी पे नेगेटिव अगर आ रहा है तो मैं उसको रिजेक्ट करने की ताकत रखता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ओम को मैं रिजेक्ट नहीं कर पाया और इसलिए इतना एक्सेप्टेंस बढ़ गया है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसी वजह से एक गर्व की फीलिंग कि भाई मैं उस परंपरा को आज जी रहा हूँ। तो ये गर्व और चकित इसलिए कि वो ऋषि मुनि क्या एपरेटस थे उनके पास, जंगल में बैठे हुए हैं, किस लेवल पे सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कहाँ जा सकता है, क्या इंट्यूशन का लेवल होगा कि ना माइक्रोस्कोप, कोई स्कोप ही नहीं है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। और हम कंप्लीट सृष्टि का एक विजन लेकर के चलते हैं। कैसे? ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इसको मैं प्रूव करूंगा। ओम हम देखते हैं सारे मंत्र के पीछे लगता है। अगर साइंटिफिक मेथड मैं यूज करूं तो साइंटिफिक मेथड में दो ही मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि मुझे क्या फील हो रहा है किसी भी विषय पे वो मैं बोलूं, जिसको मेटाफिजिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। या दूसरा ये होता है कि उस विषय के ऊपर पीछे किसने किसने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या कहा है उन सबको स्टडी कर लें और उसके आधार पे फिर कुछ बोला जाए। तो ये वाली जो दूसरी पद्धति है ये एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेडिशन है। अब एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स इसके अलावा कोई और मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है, चाहे वो फिलॉसफी हो चाहे वो कोई भी विषय हो। अब मैं कौन हूँ, मेरा इंटरप्रिटेशन ओम के बारे में आप क्यों सुने? पर आप मेरे इंटरप्रिटेशन को तब सुन सकते हैं जब मैं आपको एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दूँ कि भाई पीछे इनके बारे में ये कहा गया है। अब अगर हम पीछे चलते हैं तो किसने कहा है सबसे पहले? जैसे ही मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि ओम के ऊपर सीरियस लेवल पे चर्चा सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ रही है, तो मुझे पता चलता है कि वो उपनिषद में दिखाई पड़ रही है। अब उपनिषद किसी एक व्यक्ति की मिल्कियत नहीं, एक क्यूमुलेटिव अध्ययन है, उसका एक निष्कर्ष है। तो उपनिषद में कैसे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा सा लाइट भी कर देते हैं। सीता माता अयोध्या आ चुकी हैं, सारा युद्ध निपट चुका है, सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो चुके हैं और राम राज्य स्थापित किया जा चुका है। मूवी के आने के पहले नहीं, वो भी एपिसोड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। वो तो सीता माता तो फिर रही नहीं। 200 इंटरप्रिटेशन है सर रामायण की,
रामायण एक है वही। 200 इंटरप्रिटेशन है रामायण। ब्यूटी ये है, अब क्या है कि अब वो इतनी पब्लिक है, इतने बोल भाषाएं, इतनी मानसिकताएं, अपने अपने हिसाब से रामचंद्र जी को की कहानी को लोगों ने अपने हिसाब से मोल्ड किया है। यही तो ब्यूटी है हमारे समाज की, कि आप अपना इंटरप्रिटेशन लो ना। वी आर द ट्रूली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी इन द वर्ल्ड। ट्रूली लोग बाग, मैं आपको मतलब एक मेरा थ्योरी भी है, थोड़ा सा डिटोर लेता हूँ। आपको अगर कोई मिल जाए कट्टर मुस्लिम है, डरेंगे आप। कट्टर क्रिश्चियन है, डरेंगे आप। हमारी दिक्कत ये है, हिंदू कट्टर नहीं है, क्योंकि हिंदू अगर कट्टर हो जाएगा तो वो शास्त्र में घुस जाएगा, और जैसे ही आप शास्त्र में घुस जाएंगे तो फिर तो आप यूनिवर्सल हो गए, क्योंकि आपका शास्त्र आपको संकुचित कर ही नहीं रहा है, वो तो आपको इतना व्यापक आपको स्पेस दे रहा है कि आप तो चाहें तो नास्तिक हो जाएं लिटरली, कि भाई मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मंत्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मल्टीपल आपके पास ऐसी थ्योरीज हैं। खैर वापस आते हैं तो सब कुछ सेटल हो चुका है, एवरीथिंग इज़ गुड, हंकी डोरी, पिक्चर का दी एंड भी हो चुका है। अब हनुमान जी थोड़े से बोर हो रहे हैं, तो एक दिन वो सुबह सुबह उन्होंने प्लान किया कि भगवान जो है सरयू नदी के पास बैठते हैं, एक चट्टान पे ध्यान करते हैं, वहीं पहुंच जाऊंगा, अकेले मिलूंगा। सुबह सुबह पहुंच गए और भगवान ध्यान में लगे हुए थे, वो उनके नीचे पैरों चरणों के पास बैठ गए और हल्के हल्के पैर सहलाने लगे। थोड़ी देर में ध्यान टूटा तो भगवान मुस्कुराए, बोले यार हनुमान क्या हो गया आज सुबह सुबह इतने? बोले महाराज एक प्रश्न था। तो जी प्रश्न क्या है? कि भगवान अगर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा बन गई है तो मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए? और ये कहानी जो है, ये थोड़े पहुँचे हुए अगर साधु संत के साथ बैठे तो ये सुनने को मिल जाती है। आप हो सकता है आप लोगों ने पहले सुनी भी। तो भगवान ने कहा कि मांडुक्यम एकमेवलम मुमुक्षुणम विमुक्तये। अब ये मंत्र, इसका अर्थ है कि मांडुक्य अकेले वो एक ऐसी पद्धति है कि जिसको अगर ध्यान से समझ लिया जाए तो आप मुक्त हो जा सकते। मुक्ति को उपनिषद में जब हम जाते हैं तो एग्जैक्टली यही मंत्र मुक्ति को उपनिषद में अवेलेबल हो रहा है। तो ये कहानी अगर सुन लें तो मांडुक्य उपनिषद के बारे में क्यूरियोसिटी जग जाती है। मुक्ति को उपनिषद में अगर ये देख लें कि अरे यार ये श्री रामचंद्र मिथ्या नहीं बोल रहे थे, ये तो मुक्ति को उपनिषद में दर्ज है मंत्र, तो आपको लगेगा यार मांडुक्य उपनिषद देखना चाहिए। एक और इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है कि 108 उपनिषदों में जो सबसे छोटा उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार इसको तो पढ़ा जाए। पर लेकिन हिंदू शास्त्र तो ऐसे वो इतने विशाल हैं, छोटा मतलब विशाल के कंपैरिजन में छोटा, तो आपको पता चलता है कि नहीं साहब एक्चुअली छोटा है, 12 ही मंत्र है। तब यार इसको तो देख लिया जाए। जैसे ही आप मांडुक्य उपनिषद में एंटर करते हैं, ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। पहला ही मंत्र सर, पहला ही मंत्र ओम के ऊपर है। ओम इत्येतद् अक्षरम इदगुं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालतीतं तदप्योंकार एव। ये पहला मंत्र। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? अरे रुचिकर वो नहीं होगा, आप ऐसा बोल के हमारा ध्यान मत तोड़िए। मुझे बहुत डर लगता है। हमारा ध्यान भंग करके ध्यान भंग करके अपराध कर रहे हैं। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। हम जैसे ही होने वाले होते और आप देते हैं। आपने जिस ऋचाओं को जिस ढंग से इसका उच्चारण किया, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। वाह, अद्भुत। सबको एक सुर में ले दिया आपने। नहीं सोच में आ एक्चुअली गए। मुझे ये डर लगता है कि आज हमारे समाज में जहाँ ये चर्चाएं होती हैं किताबी बातें मत करो, और यहाँ टोटल मैं किताबी बातें कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि भाई ये क्यों टाइम खोटी कर रहा है यार, क्या बोल रहा है, ख़त्म कर, ऐसे करके भी फीलिंग आती है। बट नेवरदलेस नहीं, एक बड़ा सुंदर ये है चरित्र है हमारे पूरे भारतीय समाज का
हुआ ऐसा कि कोई कुछ कहे, हम तो अपने हिसाब से, जो आपने इंडिविजुअलिस्टिक वाली बात की, हम तो अपने हिसाब से अपने आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, नहीं, बात ठीक है। जिसको मैंने उपनिषद में पढ़ना है, उपनिषद पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसके एनालिसिस करेगा। जिसको वेद पढ़ना है वो वेद पढ़ेगा, जिसको और कुछ करना वो करता रहेगा। हर एक व्यक्ति अपने अपना करते रहेगा। इसलिए, और सबसे बड़ी बात है ना, एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझको जो लगी वो ये कि हम लोग जो है ना वो 360 डिग्री एनालिसिस पे आते नहीं, 360 डिग्री एनालिसिस पे काम करना पसंद करता है। ये मुझको लगा। मेरे ख्याल से आज उसके अलावा कुछ चारा नहीं है। आज इसके अलावा कोई जाना आज कूप मंडूक बन करके हम सिर्फ रह ही नहीं सकता। नहीं रह सकते, एक दूसरे के पीठ थपथपाते रहेंगे और कुड़ते रहेंगे। आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा। आपको एक्चुअली अगर इम्प्रूवमेंट एरिया की रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की, तो इम्प्रूव कीजिए, और नहीं तो कम्पीट कीजिए। देयर इज़ नो अदर। खैर, वापस आते हैं। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है, मैं आपको बताऊँ। ओम इत्येतद अक्षरम। अब यहाँ कुछ लोग मानेंगे कि ओम अक्षर है। इसका अर्थ हुआ कि ये सब कुछ जो आपके सामने है सृष्टि के तौर पे, ये सब ओम अक्षर में समेट दिया गया है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ सर, ओम अक्षर है। दूसरा आकर के बोलेगा इतनी बड़ी चीज़ है, ओम अक्षर कैसे हो सकता है, पूर्ण वर्ड है। तीसरा आकर के बोल सकता है क्या मजाक है, ना तो ये अक्षर है ना ये वर्ड है, ये संपूर्ण मंत्र है अपने आप में। अब आप देखिए, 3 ग्रुप बन सकते हैं, 3 अलग अलग झंडे हो सकते हैं, तीनों अपनी अपनी सेना लगा सकते हैं, तीनों आपस में झगड़ भी सकते हैं। ये पूरी संभावना बनती है। और अगर आपको विश्वास ना हो, आप मान करके चलिए, पूरा का पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम बेसिकली एक ही चीज़ हैं, एक ही ट्रेडिशन से हैं। उनका डिफरेंस जो है वो इसी तरीके की एक स्टूपिड से मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। और आज 3 अलग अलग धाराएं, पर अक्षर का अर्थ यहाँ पे अक्षर नहीं है। क्षर एक शब्द है जिसका मतलब होता है नाश होना, क्षरण। शरण होना। हाँ, तो ये क्षरण से निकला है क्षर। और अक्षर वो एक ऐसी चीज जिसका क्षरण नहीं हो सकता है। तो ओम इत्येतद अक्षरम, ये जो अनडिस्ट्रॉयबल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा। इदगुम सर्वम, ये चंगोर है। जो आपको दिख रहा है वो भी, जो आपको नहीं दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी। तस्योप व्याख्यानम, और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भूतम पास्ट, भवद प्रेजेंट, भविष्यद फ्यूचर, इति सर्व ओंकार एव, ये सब ओंकार के हिस्से हैं। और इतना ही नहीं, अगली लाइन है यच्चान्यत्र कालतीतम तदप्योंकार एव, कि इनके आगे भी जाने वाली अगर कोई चीज़ है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बियॉन्ड है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब टाइम। टाइम के बियॉन्ड होने का मतलब क्या है? व्हाट इज टाइम? हाउ डू वी डिफाइन टाइम? टाइम इज अ रिलेटिव टर्म, टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। टाइम बेसिकली एक फिनोमेना है। हम इस धरती के ऊपर है, धरती अपनी धुरी के ऊपर रोटेट कर रहा है और वो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम एज अ कॉन्सेप्ट इज इमर्जिंग। यानी कि, और क्या ये सिर्फ धरती के साथ हो रहा है? पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा प्लैनेटरी सिस्टम, ये इसी तरीके से कुछ न कुछ, किसी न किसी के इर्द गिर्द, किसी न किसी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो टाइम के बियॉन्ड जाना यानी कि ये पूरी पूरी सृष्टि से अलग होकर अलग हो जाना, तो वो कौन हो सकता है? अब उसको ईश्वर ही कहा जा सकता है। तो जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है कि ये कंप्लीट सृष्टि और उसके भी बियॉन्ड, टाइम के बियॉन्ड मतलब कंप्लीट सृष्टि के बियॉन्ड, तो ये सब चीज़ें ओम में निहित है, समाहित है। तो ये तो पहला मंत्र है। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि पुराने लोगों ने कह दिया इसलिए हम मान लें, उपनिषद इस चीज़ को मान रहा है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है आगे, और यही हमारा प्रेम उपनिषद से बढ़ जाता है। प्रगाढ़ हो जाता है। भाई क्या मतलब,
आप लोग किस लेवल पे खेल रहे हैं यार, क्या खा पी रहे थे। हमारे पास आज इतना सारा टेक्नोलॉजी है और हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कहाँ जा रही है अंडरस्टैंडिंग, और क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे तब। आगे इसकी लाइन है ओम एक्सप्लेन करने के बाद इसमें आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है आत्मा को, ताकि आगे चल के ओम और आत्मा को प्रूव कर दिया जाएगा एज वन एंड द सेम विदाउट एनी डिफरेंस। तो बेसिकली क्या है, संपूर्ण सृष्टि को एक सिंबल में गढ़ने की कोशिश और विद प्रूफ ओम। अगला है सर्वगुम एतद ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा सोयमात्मा चतुष्पाद। तो अगर ये सब कुछ जो है यही ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ, सो अयम आत्मा ब्रह्मा। और अगर मैं भी ब्रह्म हूँ और मेरी आत्मा है तो क्या ये ओम रूपी ब्राह्मण या मेरी आत्मा इसके रूप हो सकते हैं? कितने रूप हो सकते हैं? तो यहाँ कहा जा रहा है सो यमात्मा चतुष्पाद, 4 रूपों में हम इसको खुद अनुभव कर सकते हैं। तो वो 4 रूप क्या है? अब यहाँ ऐसी कोई चीज़ ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम लोग अनुभव नहीं कर रहे होंगे, प्रश्न जरूर उठा रहे हैं बहुत तगड़ा। तो वो 4 रूप एक्सप्लेन करने के लिए चाय पी। हाँ पीते चलते हैं। वैसे मैं बताऊं, ये इनफॉर्मल अप्रोच जो हमारी चर्चा करने का है ये मुझे बहुत पसंद आया। दिस इज वेरी नाइस, यू नो। तो पहला रूप पादः, प्रथमः पादः। पादः शब्द है आस्पेक्ट। तो पहला रूप बताया जा रहा है, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञम, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुग वैश्वानरः। इसका अर्थ है जागृत अवस्था में हमारी जो प्रज्ञा है वो बहिष्प्रज्ञा, वो बाहर की तरफ फोकस्ड है। हम पूरी, जैसे अभी हम जागृत अवस्था में, तो हमारा फोकस क्या है? अगर हम साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं तो बायोलॉजिकल टर्म्स देख रहे हैं, फिजिकल थ्योरिस्ट हैं तो फिजिकल टर्म्स देख रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं तो रोज़गार देख रहे हैं, बाल बच्चे देख रहे हैं, जो अपने अपने हिसाब से जागृत अवस्था में जिस भी चीज़ में हम इन्वॉल्व हैं। स्थूल भुग वैश्वानरः। स्थूल मतलब ग्रोस, जिसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अपनी इंद्रियों से उसको महसूस कर सकते हैं, देख के, सुन के, चख के, टच करके, कैसे। और ऐसा करने के लिए हमारे पास 7 अंग, 7 अंग हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। आकाश, भूमि, वायु, जल, शब्द सुनाई पड़ता है, अग्नि। इस तरीके से 7 चीज़ें हैं जो हमारे लिए क्यूरियोसिटी उत्पन्न करते हैं, जो हमारे लिए माया क्रिएट करते हैं। और इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास 19 मुख, 19 मुख हैं। आँख, कान, टच, दिमाग में ही बुद्धि, प्रज्ञा, अहम, चेतना, इस तरीके से उपनिषद ने, वेद में 19 अंग डिस्क्राइब किए हैं कि ये 7 चीज़ें जो हमें दिखाई पड़ रही हैं, महसूस हो रही हैं, और ये 19 चीज़ें जिससे हम इन सारी चीज़ों को परसीव कर महसूस कर सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है हमारा जागृत स्थान, ये हमारी अवस्था है। दूसरा वो कहते हैं कि स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञः सप्तांग 19 मुखः प्रविविक्त भुक्
वाक् तेजसो। अब यहाँ उपनिषद पूछ रहा है, अच्छा तुम सो गए, रात में सपना आया, ये बताओ सपना किसको आया? तुम तो सो रहे थे। सपना किसने देखा? जब सपना देख रहे थे वो तुम देख रहे थे। अगर तुम देख रहे होते तो तुम जागृत अवस्था में होते, तुम तो सो रहे हो, जागृत अवस्था में तो हो नहीं। तो सपना देख कौन रहा है? हु इज द एक्टर इन? और सुबह जब उठे तो याद आया, अरे यार रात में मैंने सपना देखा था, डरावना था या अच्छा था या पता नहीं क्या था, कंफ्यूजिंग था, व्हाटएवर, पर वो हम महसूस करते हैं। तो उपनिषद यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जागृत अवस्था में वो जिससे आपकी लगातार बात हो रही है, और माइंड से बात हो रही है, माइंड यहाँ पे वैसे ही टूल है, माइंड मैं नहीं हूँ, माइंड मेरे लिए हाथ पैर जैसे एक टूल है, आईज ईयर्स ये सब कुछ मेरा एक टूल है। इस टूल का इस्तेमाल कौन कर रहा है? स्वप्न अवस्था में स्वप्न को ऑब्जर्व कौन कर रहा है? और तीसरी अवस्था के बारे में चर्चा हो रही है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। सुषुप्त, सॉरी इसीलिए मैं चीट शीट लेकर के आया हूँ, बोलते वक्त भूल जाता है आदमी मंत्र, वो लय में होते हैं तो सारी की सारी एक साथ चलती रहती हैं। तो यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो हानंद भुक् चैतो मुखः प्राज्ञं तृतीयः पादः। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि अब आपकी एक और अवस्था है जो आप महसूस करते हैं कि रात में सोए, सुबह उठे तो बोले यार भाई साहब क्या सोया, ऐसे सोया कि जैसे मोटा सा पेड़ कट के गिर पड़ा हो, हिले ही नहीं, डीप स्लीप। और सुबह उठ के आनंद की फीलिंग कि वाह यार गजब सोया, जिसको अंग्रेजी में ये भी कहते हैं यू स्लेप्ट लाइक अ लॉग, और साउंड स्लीप कि शरीर तो आवाज कर रहा है, साउंड स्लीप, हाँ, लेकिन जो सो रहा है वो ऐसा सो रहा है कि सारे के सारे शटर डाउन हो रहे हैं। न कंचन कामम कामयते, न कोई आशा है न कोई अभिलाषा है। कहा जाता है कि शरीर में दर्द भी अगर हो रहा है और डीप स्लीप आ जाए तो उस डीप स्लीप में आपको दर्द का अनुभव नहीं होता है। दर्द का अनुभव तभी होता है जब आप उठ जाते हैं, चैतन्य। तो ये क्या अवस्था है? सर उसको स्थिर रख दो एक जगह पर। अरे इतने प्रचार की आवश्यकता नहीं है, ये तो बनेगा ना, इसकी भी आवश्यकता। प्रचार से ज्यादा राकेश जी को लग रहा है वो इससे अच्छा जो है ना ये चल रहा है, तो ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उपनिषद कह रहे हैं कि हमें ये एनालाइज करने की आवश्यकता है कि जागृत अवस्था में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ जो थ्योरेटिकल फिजिक्स से उपनिषद अपने आप को अलग करता है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है जो कि कभी पुराना हो ही नहीं सकता है। इट विल ऑलवेज रिमेन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। वो पर्सपेक्टिव क्या है कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में हम अपने आप से बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, थ्योराइज कर रहे हैं। उपनिषद आपसे कह रहा है कि आप ही सब्जेक्ट हो एनालाइज करने वाले, और आपका ऑब्जेक्ट भी आप ही हो। क्या कंसिस्टेंटली आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे नाराज़ हो रहा हूँ, मैं किसी चीज़ पे हैप्पी हो रहा हूँ, और मैं अपने आप से लगातार पूछ भी रहा हूँ कि अच्छा तू नाराज़ क्यों हुआ, क्या ये नाराज़ होना उचित था? ये जिस तरीके से बात करा आपने भाई साहब से, क्या ये बात करने का तरीका उचित था? ये लगातार अगर आपके दिमाग में चल रहा है, हर एक मूवमेंट, हर एक थॉट, बोलना छोड़ दीजिए, एक्सप्रेशन छोड़ दीजिए, दिमाग में थॉट भी अगर आया है तो क्या आप उसको एनालाइज कर सकते हैं? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट उपनिषद इज ट्राइंग टू टेल अस। तो जागृत अवस्था में आप अपने आचरण को महसूस कीजिए, फील कीजिए। स्वप्न अवस्था में आचरण को महसूस कीजिए, फील कीजिए। कौन फील कर रहा है? स्वप्न अवस्था में जब डीप स्लीप में है
तो सब कुछ तो सो गया, जीवित कौन था, जागृत कौन था, क्या हम उसको पहचान सकते हैं? ये क्वेश्चन है टोटल। यही क्वेश्चन नहीं, इतना ही नहीं है, एक स्टेप और आगे है। ये चेतना का एक रूप है। चेतना को भी मस्तिष्क का एक हिस्सा माने, और ये जिस चीज पे जाना चाह रहे हैं वो बेसिकली इन सब चीज के आगे है। उसको एग्जैक्टली अभी आगे एक आज मंत्र में मिलेगा, बहुत सुंदर है, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट इवन टेल यू। वो इससे भी अलग कर रहे हैं। और इसी थर्ड के बाद एक मंत्र है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्य यो हि भूतानाम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो थर्ड जो स्टेट है, डीप स्लीप, यहाँ पे कहीं ना कहीं ईश्वर का वास है। और वो ईश्वर को कैसे, वो ऐसी नहीं हवा में बात नहीं कर रहे, वो क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, पर एक्चुअली वो सब कुछ प्रकाशमय है। कैसे? तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। एक्सप्लेनेशन ये आ रहा है, वेकअप स्टेट में, जागृत अवस्था में आप अपने इंद्रियों को का इस्तेमाल करते हुए जहां आपका इंटरेस्ट है उन चीज़ों को इल्यूमिनेट करते हैं। ड्रीम स्टेट में उनमें से कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें आपकी लगन लग गई हो और इमेजिनेशन में आ गया हो, उसके ऊपर आपने ड्रीम स्टेट में दिमाग जो है वो फोकस कर देना। डीप स्लीप में प्रज्ञान घनम, मतलब कि अ कॉन्शियसनेस विच इज इनडिफरेंशिएटेड। इसका मतलब हुआ कि संपूर्ण सृष्टि का कॉन्शियसनेस जब आपके कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाता है तो आपकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे सारे रंग जब मिल जाएं तो सब प्रकाश सफ़ेद हो जाता है। जब सब सफ़ेद हो जाता है तो आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लाल कहाँ, रेड कहाँ, येलो कहाँ, ब्लू कहाँ। ऐसी दिमाग में जब आप डीप स्लीप स्टेट में पहुंचते हैं तो कंप्लीट कॉन्शियसनेस, प्रज्ञान घनम हो जाता है। वो इंडिफरेंशिएटेड मास ऑफ क्यूमुलेटिव कॉन्शियसनेस हो जाता है। वो लाइट इतना होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को इल्यूमिनेट नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईश सर्वेश्वर, यही तो सर्वस्व है। ईश सर्वज्ञ, ईश अंतर्यामी, ईश योनि, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसके आगे जाते हैं चौथे स्टेट पे, और यहां ये लंबा मंत्र है। पता नहीं मेरी मेमोरी साथ दे पाएगी कि नहीं, कि मुझे चीटिंग करनी पड़ेगी। नहीं करो, करिए ना। नहीं देखते हैं लेट्स ट्राई। इसमें लंबा इसलिए है क्योंकि पहले इसमें नेगेट कर रहे हैं कि जो ये चौथी चीज़ है वो क्या क्या नहीं है, और उसके बाद आ रहे हैं कि फिर ये क्या क्या है। अब आप देख लीजिए, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपके पास यही तरीका है। अगर ये चाय है तो मतलब ये कॉफ़ी नहीं है, ये सिर्फ पानी नहीं है। जो बच जाता है वो है कि ये चाय है। तो इसी तरीके से ये, तो इसमें नेगेट जो कर रहे हैं, कह रहे हैं न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयति ही प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टयम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतयम अव्यपदेश्यम एकात्म। अब यहाँ तक नेगेटिव है। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। दिस इज द mantra where Advaita as the word is coming for the first time. First time in Montico.
And this is exactly the word which Gaudapada picked up to write his Karikas. And Gaudapada's Shishya is Acharya Shankaracharya. And this is where यहाँ से ये पूरा ट्रेंड शुरू हो रहा है. तो जो अद्वैत और फिर विशिष्ट अद्वैत, वो एक्चुअली वो मूल मंत्र ये है. सर इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ये बोलते हैं, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः. हाँ, ये मैंने उस दिन क्या कहा था, ये इंटरप्रिटेशन है. मैं नंगे मंत्रों पे जा रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की मदद ले ही नहीं रहा हूँ. मैं तो साफ कह रहा हूँ उपनिषद खुद क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं एंटर करूँगा. हम मंत्रों को केवल देखें और सिर्फ उसका डिक्शनरी वाला मीनिंग भी अगर हम जोड़ें तो हम अपना भी तो एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि नहीं. हम वही करने की कोशिश करें, निकालनी चाहिए. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, है ना. तो यहाँ पे अद्वैत्यम चतुर्थ मन्यन्ते, और इसका अंत किया जा रहा है स आत्मा स विज्ञेय, कि यही आत्मा है और यही जानने समझने का विषय है. ये नहीं जान रहे हो, समझ रहे हो, बाकी सब कुछ जो जानने समझने की कोशिश कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो. और यही अगर जान गए, समझ गए, तो ये समझ जाओगे कि जीवन में समझना क्या है और किस में उलझना नहीं है. इसीलिए शांति का जो शब्द आता है, शांतम शिवम, शिवम यहाँ भगवान के स्वरूप की बात नहीं हो रही है अभी. शिवम मतलब ब्लिस, कल्याण, bliss, unimaginable pleasure, happiness, something that you can't explain. That is Shivam. कहा जाता है कि शिवम की स्थिति आने के लिए शांति की स्थिति अनिवार्य है. जब तक मन शांत नहीं होगा, और शांत कैसे, कि अपने आप को साइकोलॉजिकली ये समझा लेना कि भाई क्या चाहिए तुझे लाइफ में और क्यों चाहिए. आज मुझे जो कुछ भी चाहिए वो पा लेने के बाद क्या मेरे पास और पाने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो फिर वो शांति नहीं देगा. शांति आपको तब हो जब खुशी पागल ना करे और दुख पागल ना करे. दुख से डर ना लगे, आने वाले दुख से आदमी सोचिए ना कि आने वाला कोई भी दुख हो, एनीथिंग रिलेटेड टू फैमिली, जॉब, XYZ, मैं दुखी नहीं होने वाला हूँ. और ऐसी हैप्पीनेस आ गई कि मैं उसमें आपा भी नहीं होने वाला हूँ, पागल भी नहीं होने वाला हूँ. आप इमेजिन कीजिए वो क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा. यही है, यहीं से शुरुआत होगी. और इसी में फिर अगले मंत्र में कहते हैं कि सोयमात्मा अध्यक्षरम ओंकाराधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पाद अकार उकारो मकार इति. अब यहाँ इससे रिलेट करते हुए ओम को क्वालिफाई कर रहे हैं कि ओम असल में ये जो एक्सप्लेन किया गया, ये आत्मा चौथा हिस्सा है. और ओमकार में बेसिकली 3 हैं, अकार, उकार, मकार, और एक है साइलेंट. और अब मैं इसको कोरिलेट करूंगा थ्योरेटिकल फिजिक्स से. तो पहले उससे लिंग्विस्टिक्स पे चलते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं. ओम साहब साउंड है, लिखने से पहले हमने बोलना शुरू किया. बोल क्या रहे हैं? लैंग्वेज में बोल रहे हैं. हमारी लैंग्वेज नहीं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अगर वो आवाज़ के माध्यम से उपयोग में ली जा रही है, तो अगर आप देखें और वो आवाज़ मुंह से निकल रहा है अगर, तो मुंह के फंडामेंटल 3 ही मूवमेंट हैं. अंदर कुछ ना करें, कोई भी ओपनिंग, हमारा मुंह नहीं, कोई भी ओपनिंग अगर उसमें से प्राण निकले और मुंह ओपन हुआ, और वो जब तक ओपन रहा जब तक कि प्राण निकल रहे हैं, और जैसे जैसे प्राण निकलने कम हो रहे हैं, मतलब वायु, प्राण का मतलब वायु, वायु जैसे जैसे कम हो रहा है, मुंह का सरकमफ्रेंस कम होता जाएगा और वो बंद हो जाएगा. उपनिषद का कहना ये है कि पूरी सृष्टि में कहीं भी वायु ने अगर मुख खोला है
और वो फिर धीरे धीरे वायु के निकल जाने के बाद अगर वो बंद हुआ है, टोन पिच कुछ भी हो, आवाज़ ओम ही निकला है। अच्छा, कैसे? लिंग्विस्टिक्स भी इसको डिफाइन कर रहा है। लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखें कुछ और, आप कोशिश करके देख लें, आवाज़ कुछ और निकलेगी नहीं। लिंग्विस्टिक्स में क्या कह रहे हैं? मतलब उच्चारण आ ई क ख ग घ ऐसे निकल रहा है। उ ओ औ मिश्रण होगा कुछ, म प फ ब भ, सारा उच्चारण इसी 3 मॉड्यूलेशन में हो जाएगा। और बाकी का जो डिफरेंशिएटर होता है वो आपका टंग है, जो टंग आपके थ्रो ऑफ एयर को मैनिपुलेट करता है। या तो वो नीचे वाले डिप्थोंग पे आता है, ऊपर वाले पे आ जाता है, दांत के जड़ में आ जाता है, जीभ उठ करके ऊपर तालू से खींच जाती है, या जीभ स्ट्रेट रखें, इसी में आपके सारे के सारे उच्चारण निकल रहे हैं। तो अ उ म ये 3 आकार हैं, और इनको उपनिषद अ को वैश्वानरः यानी कि जागृत स्थान से अ को परिलक्षित कर रहा है उपनिषद। स्वप्न स्थान को ऊ से आइडेंटिफाई कर रहा है उपनिषद, और डीप स्लीप को म से आइडेंटिफाई कर रहा है। और उपनिषद का ये मानना है कि जब आप ओम बोल रहे थे उससे पहले शांति थी, ओम जब बोल चुके उसके बाद भी शांति है। यानी कि अंडरलाइन बैकग्राउंड जो है पूरा का पूरा, वो जो साइलेंट है, वो जो हमेशा साइलेंट रहता है, ये आपका चतुर्थ मन्यन्ते, चौथा आपका स्टेट है। और यही 4 फेजेस हैं आत्मा के, और यही 4 फेजेस हैं ओम के। अब ओम लिख करके, ये सिर्फ शब्दावली वाला नहीं, आप सोचिए कितनी थॉट प्रोसेस गई होगी ओम एज ए सिंबल को लिख कर दर्शाने के लिए। आप अगर ओम को लिखेंगे अगर, तो 4 बार हाथ उठाना पड़ेगा। ये मेरा अपना मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, यू मे एक्सेप्ट इट, यू मे रिजेक्ट इट, पर आई एक्सेप्ट। ओम अगर लिखते हैं तो एक तो अपन ने ये लिखा, हाथ उठाना पड़ेगा, उसके बाद ये हमने करा, हाथ उठाना पड़ेगा, ये हमने करा, हाथ उठाना पड़ेगा, ये हमने करा, और तब जाकर के ओम कंप्लीट हुआ। ये जो आउटवर्ड लुकिंग है, ये हमारा जागृत स्थान का सिंबल है रिटन। इसका उल्टा ये हमारा अंतर्मुखी, अंतः प्रज्ञम, ये हमारा ड्रीम स्टेट का सिंबल है। अब आप एक ऐसे स्टेज में हैं जहां ना तो आउटवर्ड प्रज्ञा है, ना ही इनवर्ड प्रज्ञा है, इन दोनों के ऊपर है। और पहुंचना कहाँ है, तो उसको पहचानना है। इसको अगर पहचान गए तो यही तीनों चीज़ों में आप एज एन इंडिविजुअल संपूर्ण हो जाएंगे। रिटन फॉर्मेट में भी मेरे हिसाब से जो ये सिंबलाइजेशन है, ये अल्टीमेट है। अब थ्योरेटिकल फिजिक्स पे आते हैं। कोई कहे हमसे कि यार जो तुम कह रहे हो ये कैसे प्रूव करोगे? साइंस अब हमसे ये नहीं कह सकता प्रूव कैसे करोगे, क्योंकि एटम, आज जो थ्योरेटिकल फिजिक्स कह रहा है कि एटम 5% जागृत अवस्था जिसको हम देख सकते हैं, उसी का मिला जुला प्रोडक्ट है सारा का सारा। डार्क मैटर, ड्रीम स्टेट, लाइक डार्क एनर्जी, इट्स लाइक डीप स्लीप, यू डोंट नो व्हाट दैट इज। डार्क एनर्जी बेसिकली क्या है? साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट का ये मानना था कि बिग बैंग के बाद पूरा यूनिवर्स अपने ऑर्बिट में आकर के जब स्टेबल हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यूनिवर्स श्रिंक होगा। और हुआ क्या है, सब कुछ स्टेबल होने के बाद भी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और यहां क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये एक्सपैंड कैसे कर रहा है, वो क्या एनर्जी है जो एक्सपैंड करवा रही है?
उसी एनर्जी को जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, फिर थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं समझ पा रहा है, उसी एनर्जी को डार्क एनर्जी कहते हैं। अब मेरे ख्याल से मैं अपनी बात संपन्न करूंगा एक आखिरी बात के, जो उसको थ्योरेटिकल फिजिक्स समझ नहीं रहा है सारे एपरेटस के बाद भी, उसको इंट्यूशन के लेवल पे ओम के माध्यम से आत्मा से को रिलेट करते हुए उपनिषद में ये जिस किस्म का इंटरप्रिटेशन है, जो इसको मैं थ्योरी मानूंगा, ये इट्स लाइक अ थ्योरम, इस पे बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। हो सकता है इसको थ्योरेटिकल फिजिक्स से कोलैबोरेशन की भी आवश्यकता पड़े, और वो हो रही है। मैं आपको आखिरी बात ये बताऊं, सर्न में जो वो जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, उस लैब के आगे शिवा के तांडव की मुद्रा में एक बड़ी सी मूर्ति लगाई गई, नटराज जी नटराज। और ये सोचने की बात है कि वो थ्योरिस्ट्स इंडियन नहीं है, होंगे कुछ है, पर जो उनके कर्ता धर्ता हैं वो इंडियन नहीं है। अल्टीमेटली जब उनको उस पूरे एक्सपेरिमेंटेशन को किसी एक सिंबल से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ी, तो उनको शिव के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि शिव ही हैं जिनकी तीसरी नेत्र अगर खुली तो सब कुछ ध्वस्त हो सकता है, और शिव ने अगर तांडव कर दिया तो बवाल कट जाएगा। और वहाँ ये डर था कि ये जो फोटॉन्स आपस में टकराएंगे कोलाइड करने में, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा। स्टीफन हॉकिंस ने मना किया था, मत करिए ये एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है, Exactly. ये था पॉसिबिलिटी। बाइबल के बड़े सारे लेक्चर्स रखे गए थे पूरे यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में 2012 में, कि जिसमें कहा जा रहा था भाई साहब धरती अब ह्यूमैनिटी ख़त्म होने के कागार पे है, ये पता नहीं पागल हो गए हैं ये साइंटिस्ट, क्या करने जा रहे हैं। इसी को लेकर कहा था कि 12 में पृथ्वी दुनिया खत्म हो जाएगी। Exactly. Absolutely. तो मेरा ये कहना है कि ये उपनिषद है, इसी के बाद आर्यभट्ट आ रहे हैं, और आर्यभट्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि यार ये पूरा जो विश्व है, ये सृष्टि है, ये स्फेरिकल है, और धरती जो है सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है। धरती इज अ प्लैनेट विच इज मूविंग अराउंड सूर्य। अब उसके बाद भास्कराचार्य आ गए और उन्होंने आर्यभट्ट के आइडिया को जो है वश कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भगवान बुरा मान जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे भगवान बुरा मान जाएंगे का नतीजा है कि हमारे चतुर्वेदी जी के पास जितने ब्राह्मण हैं उनके जैसे सारे ब्राह्मण आ गए हैं। आज साइंटिफिक थॉट को डिस्कार्ड कर रखा हुआ है, पूजा यज्ञ में ये होगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। भाई साइंटिफिक ट्रेडिशन जो हमारा स्टार्ट हो सकता था आर्यभट्ट से, जो 16th सेंचुरी में गलीलियो ने करा, जो 1680s में प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिख करके न्यूटन ने करा, जो रदरफोर्ड ने दिया, जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी और मैग्नेटिज्म की थ्योरी को फ्यूज कर दिया, जिसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकला। सारा का सारा ट्रांजिस्टर, सारा का सारा टेलीकम्युनिकेशन, आज जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये इतनी सी छोटी सी चीज़ में इतनी सारी मेमोरी कहाँ से आ रहा है? चिप पे आ। हाउ इज इट कमिंग? इट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये सारा ट्रेडिशन हमारा आर्यभट्ट के माध्यम से शुरू हो चुका था, एंड वी जस्ट किल्ड दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी आर स्टिल नॉट देयर। आज भी पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा क्लर्क प्रोड्यूस कर रहा है, हम रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। और मेरे ख्याल से फेलिंग साइंस का अहंकार टूट चुका है सर। 2012 के बाद पहले ये था कि हम साइंस का उपयोग करके जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जैसे ये हिग्स बोसॉन आया, नहीं उसको मैं साइंस का अहंकार नहीं बोलूँगा, उसको मैं ये साइंटिस्टों का अहंकार, साइंटिस्टों का मैंने, हाँ मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट साइंस, इट्स अ ब्यूटिफुल मेथड, इट कैन बी यूजफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल। इट इज़ एक्चुअली साइंस जो है वो साइंस जो है सर्वव्यापी है। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ में साइंस है, हर एक चीज़ में विज्ञान है। लेकिन मैं जो कहूँगा वही साइंस है। हाँ। तो ये जो अहंकार है ये टूटने वाली बात है। हाँ तो इसका ईगो आ गया। बिल्कुल, और इसका ऑल्टरनेटिव का एक सस्टेनेबल, प्रो क्लाइमेट,
प्रो अर्थ यूनिवर्सल एक ऑल्टरनेटिव है और वो हमारे पास है, प्रोवाइडेड हम उसको यूज़ कर पाएँ। अब स्कूल कॉलेज में मैं तो नहीं कह सकता, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ और हम फोर्स भी नहीं कर सकते, हम ये तो नहीं कह सकते कि स्कूल कॉलेज में ज़बरदस्ती पढ़ाओ, पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि एक हम 10-11 लोगों का ही एक अगर हमारी टीम है और हम उसमें एक कौतूहलशाला के ट्रेडिशन में हम जो है किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हों, पेपर्स बना रहे हों। भाई भोपाल इतना बड़ा सिटी है और पूरी दुनिया में इतने अच्छे अच्छे सिटीज़ हैं, इतना रिसर्च होता है, हमारे यहाँ कोई रिसर्च नहीं होता। कहने को 100-150 पता नहीं कितने कॉलेज हैं, पर नथिंग हैपन्स। मैं क्या तो सोचता हूँ कि बेसिकली जैसे यूनिवर्सिटीज होती है ऐसी पूरी वैदिक यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए जिसमें वेदों पुराणों को लेकर के आर्यभट्ट ने ये सब कहाँ से निकाला? नालंदा वाला इसी इन्हीं वेदों से निकाला, सब कुछ वहीं से। जर्मन ने सारा ये इसको ट्रांसलेट कर लिया, इसको समझ लिया और उसको दे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इट इनटू साइंस। एब्सोल्युटली पूरा जर्मन आइडियलिज्म जो है वो गीता और उनने उपनिषद ट्रांसलेट कर लिया, हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए, सिर्फ हम हवा पे आ गए उल्टा चल के पीछे। एग्जैक्टली नहीं, हमने पूरा मंदिर का सिस्टम ध्वस्त कर रखा। आज आप मंदिर को देखिए ना, हम जा करके चढ़ा करके चले आते हैं। हमने कभी सोचा है वो पानी जल दूध जो हमने शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाया है वो एक्चुअली जा पा रहा है? ये भी कितना शुद्ध नहीं, जा कहाँ रहा है? जा भी रहा है और इज शुद्ध इट कितना गोइंग कर टू रहा द है। सीवेज? यस, एवरीथिंग गोस टू सीवेज। वेयर एल्स इज इट गोइंग? मंदिर एक दीवार, एक मूर्ति और मरे हुए ट्रेडिशन की लकीर को धोने के अलावा आज कुछ नहीं कर रहा। ये बिल्कुल मतलब ये मेरी फीलिंग है। मंदिर में एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इंडियन एजुकेशन, सनातन एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन, इससे ज़्यादा तो मतलब दुस्साहसी एजुकेशन पैटर्न आपको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता है। आप बताइए ना, पूरा उपनिषद है, आप बताइए किस एक भगवान की स्तुति की गई है? आप बेसिकली थ्योरेटिकल फिजिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरीके से, जिसको आज हम थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते हैं। उस तरीके की चर्चा, आयुर्वेद, इस तरीके की चर्चा और प्रैक्टिस कायदे से मंदिरों से ये होने की जरूरत है। आज हमने मंदिर को जो है लैंड एक्विजिशन का एक मेथड बना रखा हुआ है, कहीं पे भी जगह मिल जाए एक पीपल लगाइए, चारों तरफ लाल कपड़े बांधें, झंडा लग जाए, मंदिर बन जाए, कमरा बन गया। मैंने क्रांतिकारी की दिशा में जब पढ़ रहे थे हम शहीदी दिवस में, इससे रिलेटेड बात इसलिए मैं देना चाहूँगा। तो उनने जब पूरे देश पर राज्य करने की बात सोची थी, तो वहाँ के बहुत बुद्धिमान लोग ब्रिटेन के यहाँ आए और उनने बहुत सारी अध्ययन किया, हमारे वेदों का अध्ययन किया, हमारी पद्धति को देखा, हमारी लाइफ स्टाइल को देखा, हमारे रिलीजन को देखा, ट्रेडिशन को देखा, और उन्होंने एक पूरा का पूरा थीसिस लिख के भेजा था कि अगर आप इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी जो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दे, जिसमें हमारे जहाँ से शुरू होते थे आश्रमों से, जो गुरुकुल से जहाँ से हमारी शिक्षा शुरू होती थी, वैदिक शिक्षा, सबसे पहले उन सारे स्तंभों को ध्वस्त किया गया और अंततः हमको बाबू बनाने की फैक्ट्री में लाके छोड़ दिया गया। तो हमें क्या करना है? हमें इसका ठीक रिवर्स करना है। हाँ, हमें पुनः उस सिस्टम तक जाने की बात, जो मैं कह रहा था वैदिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था। तो खैर अब यूनिवर्सिटी बनाना तो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन हम एक कॉमन स्टार्ट हम आपस में भी ले सकते हैं। कब बनेगा, कब क्या होगा, क्या आपस में कुछ स्टडीज़ करें, आपस में चर्चा होनी शुरू होगी, धीरे धीरे बात उठेगी और लोग जो है शौकीन लोग जो है साथ में जुड़े और ये ऐसे चल निकले। एक्चुअली यही होना है, यही होगा। ये हम जो 10 लोग बैठे हैं, ये उस
एटम बम के बनने का पहला प्रोसेस। आप कह सकते हैं। और धीरे धीरे अगर हम जुड़ते जाएं और चीज़ों को एक्सपेंड करते जाएं, विज्ञान को बढ़ाते जाएं, और हम सबसे पहले अपनी ही जनरेशन में ये बात को पैदा करें कि तुम सीखो संस्कृत के तो शब्द बोलना। लेकिन हमारा इंटरप्रिटेशन एक ज़रूरी है कि इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर प्रिंसटीन का थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट या बायोलॉजिस्ट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट अगर आपकी बात को मिथ्या बोल करके उड़ा दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पैटर्न में दिक्कत है। हमें हिस्टोरियोग्राफिकल मेथडोलॉजी, साइंटिफिक मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए इंटीग्रेट करना होगा ताकि इसकी वैल्यू, भाई हम बड़े अच्छे हैं हम ही बोल लें तो फिर उसका तो फायदा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आज की डेट में उसको एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब हम हाँ। करेंट जो टेक्निकल और साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके साथ में उसको कोलैबोरेट करना पड़ेगा और उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और मेरा ये विश्वास है कि आज जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो यूज़ ऑफ साइंस इन अ बेनेवोलेंट वे, वो ट्रेडिशन अगर कहीं से आ सकता है तो वो हमारे पास ऑलरेडी उपनिषद है और इसका अब मेरे ख्याल से इसका टाइम आ चुका है। अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हुए तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी ना मिस हो, ये मुझे डर है। मेरी तरफ से इतना ही है।